बच्चों, अगर आप डेरिवेशन करने जाते हैं और स्टेप भूल जाते हैं, अटक जाते हैं और समझ में नहीं आता कि इजी मेथड क्या है डेरिवेशंस को करने का, तो ये वीडियो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। इसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डेरिवेशंस कराऊंगा, जितने डेरिवेशंस हैं पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के। इसका प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, बाकी चैप्टर का भी आप दे सकते हैं। इसकी खासियत क्या है, इस वन शॉट जो कि सभी डेरिवेशन को कराता है, डेरिवेशन मास्टर क्लास। क्यों मास्टर क्लास कहा है? 100% बोर्ड डेरिवेशन में कवर मिलेंगे आपको। इजीएस्ट मेथड एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिससे आप चीजों को याद रख सकें और कर सकें इजी मेथड में डेरिवेशन। डायरेक्ट 3 से 5 नंबर आपको इस चैप्टर से आ सकता है। पढ़ा, प्रैक्टिस किया और 5 नंबर तक घर ले गए। हैंड रिटन पीडीएफ अगर इसका चाहिए आपको, तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं डेरिवेशन की मास्टर क्लास का। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन मास्टर क्लास। तो बच्चों, डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज यहां रखा हुआ है, जिसको मैं Q बोल देता हूं, और हमें किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है। मान लेते हैं इससे दूरी R है और यहां पर कोई पॉइंट P है और यहां पर हमको पोटेंशियल निकालना है। ये दूरी R है यहां से यहां तक। अब हमारी डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि पोटेंशियल जिस चीज की जो डेफिनेशन है निकालते वैसे हैं, तो डेफिनेशन हमारी क्या है कि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब हम इंफिनिटी से यहां तक लाएंगे इस पॉइंट तक, तो जो हमको वर्क डन करना पड़ता है उसे ही वही हमारा पोटेंशियल होता है इस पॉइंट पे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ेगा, वही पोटेंशियल एट दैट पॉइंट होता है। तो यही हम निकालने जा रहे हैं। अब क्या समस्या क्या है कि अगर हम यहां से चार्ज हम आगे बढ़ाते जाएं, सपोज करिए मैं एक पॉइंट यहां ए ले लेता हूं और इस पॉइंट पर यहां एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज Q0। अब इस टेस्ट चार्ज को मैं इसको इससे मिला देता हूं। यहां से लेकर मैं आगे जब बढ़ूंगा सपोज, तो क्योंकि आगे बढ़ रहा हूं तो ये R इससे चेंज होगा, तो R चेंज होने से फोर्स बदलेगा। क्यों मैं फोर्स बदलने की बात कर रहा हूं? क्योंकि हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे आप चार्जेस को आगे बढ़ाएंगे, इसके और इसके बीच में लगने वाला फोर्स वेरी करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। इसलिए हम सीधे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लगा सकते, हमको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स बदल रहा है। अब यही पर्पस को पकड़ते हुए हम क्या करते हैं कि A से लेकर ये छोटा सा एक B पॉइंट लेते हैं, जो इससे कितनी दूरी पर है, एलिमेंटल दूरी dx पर है, और इस Q0 को हम A से B तक ट्रेवल कराते हैं। ये AB दूरी कितनी है, dx, विच इज वेरी स्मॉल। तो इस AB एलिमेंटल डिस्टेंस में या डिस्प्लेसमेंट में हम ये मान सकते हैं कि थ्रू आउट द फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली सेम, क्योंकि ये dx बहुत ज्यादा छोटा है। और फिर इसके बीच का वर्क डन निकालेंगे और पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो आइए करना शुरू करते हैं। अब यहां पर मैं अगला, ये जो पॉइंट x था, इसको मैं यहां से दूरी लिख देता हूं, कितनी, x, कि x दूरी पर A पॉइंट पर Q0 हमारा टेस्ट चार्ज यहां पर प्लेस्ड था। अब देखिए यहां पर इस समय कितना फोर्स ये इस पे लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन में, दोनों पॉजिटिव हैं तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा होगा। ये जो फोर्स लग रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो मैं यहां लिख देता हूं फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 इस समय, जो कि x दूरी पर है। मैं सीधे सब बात नहीं लिखता हूं, ये बात है कि आप समझ रही हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर। ये आपका फोर्स आ गया जो x डिस्टेंस पर Q0 रखा है। अब अगली बात हम करते हैं कि भैया वर्क डन कितना आया एक छोटा डिस्टेंस AB चलने में। तो मैं यहां लिखता हूं स्मॉल वर्क डन इन मूविंग Q0 फ्रॉम A टू B, यानी A से B तक मूव करने में, यानी dx डिस्प्लेसमेंट करने में हम कितना वर्क डन हुआ, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल वर्क डन है और फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मैंने F डॉट dx यहां पर वैल्यू लिख दी। अब इसका मतलब होता है F dx
और कॉस थीटा, और इसके बीच का एंगल कितना है, फोर्स इधर है, बड़ इधर रहे हो, फोर्स उधर है, बड़ इधर रहे, तो 180 डिग्री, तो दैट इज 180 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, cos 180 डिग्री होता है -1, तो -f/dx। ये छोटा सा हमारा वर्क डन आ गया ए से बी तक डिस्प्लेस करने में। अब हम टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं। अब यहां पे लिख लीजिए टोटल वर्क डन, जो डेफिनेशन के हिसाब से पकड़ना है, फ्रॉम इंफिनिटी टू पी। इंफिनिटी मतलब यहां से लेकर हम इस पॉइंट तक लाएंगे, उसमें टोटल जितना वर्क डन है वो हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर इसी वाले वर्क डन को पूरा आप इंटीग्रेट कर दीजिए, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW, और फिर इंटीग्रेट किया, और ये जो वैल्यू है -f/dx, और यहां लिमिट लगा दी। लिमिट क्या है, पहले जो x की वैल्यू होगी इंफिनिटी होगी और r तक लाना है, तो इंफिनिटी टू r, ये देखिए अंत में कहां तक लाना है, यहां तक, विच इज r। अब यहां पर एक कदम आगे बढ़ाते हैं, ये माइनस हो गया बाहर, इंफिनिटी टू r, और f की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं ये, तो ये हो गया 1/4πε0 q इंटू Q0/x² इंटू dx। कोई समस्या नहीं। अब इंटीग्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, और ये 1/4πε0 q इंटू Q0 बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये देखिए q इंटू Q0 ये आपका बाहर चला गया, और अंदर क्या बचा, 1/x², जिसको आप लिख सकते हो x की पावर -2 इंटू dx। अब x की पावर -2 को आप इंटीग्रेट जब करोगे, मैं चलिए यही कर देता हूं, तो ये -q इंटू Q0 4πε0, और ये वैल्यू आ जाएगी -1/x इंटीग्रेशन के बाद, और लिमिट लगी है यहाँ इंफिनिटी टू r, तो इसको इंफिनिटी और r पुट कर दिया। अब यहाँ थोड़ा कलर बदल लेते हैं जैसे कि मोनोटोनस ना लगे। अब वैल्यू पुट कर देंगे, फिर ये माइनस बाहर जाके तो माइनस माइनस प्लस, तो q इंटू Q0/4πε0, और ब्रैकेट में पहले r पुट करोगे तो 1/r -1/∞। अब आप जानते हो कि 1/∞ तो 0 हो जाता है, केवल 1/r बचा, तो यहां पर वर्क डन कितना आ गया, q इंटू Q0/4πε0 इंटू r। ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन। अब जो डेफिनेशन थी पोटेंशियल की, वो डेफिनेशन क्या थी हमारे हाथ में, v होता है पर यूनिट चार्ज वर्क डन चाहिए, तो W/Q0, ये हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। अब Q0, अब इसको W को Q0 से डिवाइड कर दीजिए, Q0 कट जाएगा, तो वैल्यू आ गई Q, या इसको फॉर्मूले के जैसा ही लिख देता हूं, 1/4πε0 Q/r, और ये आपका जो फॉर्मूला है, यानी V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ये आपका पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपने प्रूफ कर दिया या डेराइव्ड कर दिया, जो भी आप बोले। इस फॉर्मूले में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी Q पुट करते हैं विथ साइन पुट करते हैं प्लस माइनस के साथ। अगर पॉजिटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल, निगेटिव पुट करेंगे तो निगेटिव पोटेंशियल। पोटेंशियल के स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन का मामला नहीं है, ठीक। तो ये आप डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसको अच्छे से नोट कर ले आप। तो बच्चों हम लोग डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल, यानी डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर कितना हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा। तो सबसे पहले एक डायपोल ले लेते हैं, ये हमने एक डायपोल बना दिया, -q और +q, और सारे डिस्टेंस इसके सेंटर से नापते हैं, तो इसको मैं यहां पर O लिख देता हूं। अब आप जानते हैं अगर मैं इसकी लेंथ 2a ले लूं तो ये a हो जाएगी और ये भी a हो जाएगी, दैट इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। अब इस मिड पॉइंट से, इसके सेंटर से कोई हम डिस्टेंस ले लेते हैं P पॉइंट, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब इस O और P के जो बीच की दूरी है उसे R कह दो। अब इस P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना बिल्कुल सरल है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज इस पे पोटेंशियल बनाएगा वो पोटेंशियल, और निगेटिव वाला जो पोटेंशियल बनाएगा वो पोटेंशियल को सिंपली हमको ऐड कर देना है। मतलब कि जो कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं,
यानी Vp पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा जो V माइनस क्यू बना रहा है और जो V प्लस क्यू बना रहा है एट पॉइंट P। आगे बढ़ते हैं। अब इस माइनस वाले चार्ज की वजह से यहां कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो मैं यहां लिखता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह ये चार्ज विद साइन पुट करते हैं तो ये माइनस Q अपॉन R। यहां से यहां तक का R कितना है, तो यहां से यहां तक का R है, और इस R में ये A जोड़ दोगे, ये A, तभी तो ये प्लस ये, तो नीचे लिखोगे R प्लस A। अब प्लस Q की वजह से बनने वाला पोटेंशियल, यानी इस चार्ज की वजह से यहां बनने वाला पोटेंशियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि चार्ज प्लस Q है तो प्लस Q रख दिया ये, और यहां से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, पूरी यहां से यहां तक R थी, ये A थी, तो इस R में ये A घटा दो, तो ये कितनी बची, R माइनस A बची। तो यहां पर आप R माइनस A पुट कर दोगे, बस इसको सॉल्व करना, आंसर ले जाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और प्लेस कर देते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर मैं ये प्लस वाले को पहले लिख लेता हूं, माइनस वाले को बाद को, जैसे आसान लगे, तो Vp की वैल्यू कितनी हो गई, जो कॉमन आ रहा है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें से कॉमन ले लीजिए। ये पॉजिटिव वाला 1/R माइनस है, मैं पहले लिख लेता हूं, और प्लस ये वाला टर्म, ये जो माइनस वाला टर्म आएगा, ये जो माइनस वाला टर्म आएगा, इसको मैं 1/R प्लस A उसकी बाजू में लिख देता हूं। ये कहानी बनी। अब यहां पर आप क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां एलसीएम आ गया R माइनस A इंटू R प्लस A, और ऊपर आ जाएगा R प्लस A माइनस R माइनस A, बिल्कुल आराम से आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो Vp की वैल्यू अब कितनी बनी बेटा, अब यहां पर ये हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये R ये घटाओगे तो ये माइनस R और प्लस A आ जाएगा, तो माइनस R इस प्लस R को खा जाएगा, और ये प्लस A मिलके 2A आ जाएगा, तो यहां वैल्यू बचेगी 2A। और यहां देखिए A माइनस बी इंटू A प्लस बी का फॉर्मूला है, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये फॉर्मेट बन गया। अब क्या है कि 2AQ, हम जानते हैं 2AQ होता है P के बराबर, डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो इसी को आप लिख दीजिए Vp इज इक्वल टू, इसको क्लब करते हुए P अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मिला के ऊपर P आ गया, और नीचे हो गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको एकदम पक्की तौर पे ध्यान होना चाहिए जब भी डायपोल की वजह से किसी पॉइंट P, जो कि उसके सेंटर से R दूरी पर है, पोटेंशियल निकाल रहे हैं। अब इसमें केस बनता है कि अगर ये शॉर्ट डायपोल है, तो इफ इट इज ए शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल की बात करें, या उसका वही मतलब होता है कि ये R पॉइंट डायपोल से काफी दूर है, ये बात, दोनों बात एक है। या यहां लिख दीजिए इफ R इज क्वाइट फार फ्रॉम डायपोल, दोनों बातें एक ही होती है। जब क्वाइट फार हो जाएगा तो डायपोल छोटा हो जाएगा उसके रिलेटिव टर्म में। तो यहां पर हम क्या करेंगे, R हो गया काफी बड़ा A से, तो उसके लॉजिक के हिसाब से ये A स्क्वायर कोई मतलब नहीं रखा, भगा दो R स्क्वायर के सामने, क्योंकि बहुत छोटा होगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V एक्सियल शॉर्ट डायपोल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, ये शॉर्ट डायपोल के लिए। यहां भी ये पॉइंट P है, मतलब ये एक्सियल के लिए ही है। तो ये आपका हो गया जनरल, ये इंपॉर्टेंट है। अगर डायपोल छोटा नहीं है, किसी भी कंडीशन के लिए फॉर्मूला वैलिड है। ये कब वैलिड है, जब ये शॉर्ट डायपोल का मामला हो। शॉर्ट डायपोल का सिंपल मतलब होता है कि जो P पॉइंट है वो काफी दूर हो। मोटे तौर पे बोलें तो कम से कम डायपोल की लेंथ से 20 गुना ज्यादा हो। 1 सेंटीमीटर का डायपोल है तो 20 सेंटीमीटर की दूरी हो, तो अप्रॉक्सीमेशन काफी ठीक आता है। तो इसको आप अच्छे से बेटा, इसको अच्छे से नोट कर लो यार।
तो बच्चों करते हैं डेरिवेशन की डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनाता है डायपोल, और वो जीरो बनाता है। और ये करना बहुत आसान है। तो डेरिवेशन ये इतना आसान है कि इससे सरल डेरिवेशन पूरी फिजिक्स में नहीं मिलेगा आपको। तो मैं यहां बनाता हूं आपके लिए पहले डायपोल। ये बना भाई साहब डायपोल, ये रहा माइनस क्यू, ये रहा प्लस क्यू, और ये रहा इसका सेंटर। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है और 2a इसकी लेंथ लेते हैं नॉर्मली, तो a इसकी लेंथ हो गई, आधी लेंथ। अब जो हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट होता है, यानी कि इससे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यहां कोई पॉइंट हम P ले लेते हैं। ये इधर भी हो सकता है वैसे, तो इधर भी हो सकता है, यहां ये पॉइंट P ले लेते हैं। अब ये जो पॉइंट P है इस ओरिजिन इसके सेंटर से मान लेते हैं R दूरी पर है। अब R दूरी पर है तो होगा क्या पोटेंशियल निकालने के लिए, ये कितना पोटेंशियल यहां बना रहा है, ये कितना पोटेंशियल यहां बना रहा है, दोनों को सिंपली जोड़ दो। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं ऐसे, और VP निकालने का सिंपल और यही डिस्टेंस देखिए कितनी हो जाएगी, ये है A, ये R, तो ये हो गई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और इस ये डिस्टेंस कितनी, ये R है, ये 90 है, ये A है, तो इसको भी आप अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, अब यहां बात को आगे बढ़ाते हैं। जो VP है यानी इस पॉइंट पर मिलने वाला पोटेंशियल, वो इस प्लस Q से जो बनेगा प्लस ये जो माइनस Q से बनेगा, दोनों को जोड़ दीजिए। अब दोनों की वैल्यू लिख देते हैं यहां पे, चलो यही लिख देते हैं। तो ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पॉजिटिव चार्ज है तो Q लिखा, और ये R होता है तो ये हो गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब यहां पे लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस Q, इससे बनने वाला यहां पर पोटेंशियल, तो यहां पे वैल्यू डाली माइनस Q, और डिस्टेंस कितनी है, वही अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखिए एक टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म निगेटिव है, ये वैल्यू देखो दिख रहा है ना, मैं एक बार और लिख देता हूं जिससे कि किसी भी हालत में आप गलत ना करें। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ऊपर Q, फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये प्लस ये माइनस सेम वैल्यू, तो यहां पर VP की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर, हमेशा जो डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमेशा पोटेंशियल 0 मिलेगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो यार। तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। किसी भी पॉइंट का मतलब ये पॉइंट एक्सियल हो, इक्वेटोरियल हो, बीच में भी कहीं हो। तो इस डेरिवेशन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें थोड़े से अप्रोक्सीमेशन भी लिए जाते हैं जिसको आपको समझना होगा। आइए शुरू करते हैं, क्या मामला ये बताता हूं। तो मैं सबसे पहले बनाता हूं एक डायपोल। ये आपका आ गया एक छोटा सा डायपोल, बड़ा बनाया जिससे आपको दिखाई पड़े। ये लिख दीजिए माइनस Q, ये लिख दीजिए प्लस Q। टोटल डायपोल लेंथ 2a है, यहां से यहां तक की दूरी ये 2a है, और इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, माइनस से प्लस Q की तरफ। बढ़िया, अब कुछ पॉइंट मेंशन कर देते हैं जैसे हमें जब हम लिखेंगे तो आपसे बातचीत कर सकें। इस पॉइंट को A बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम B बोल देते हैं। अब हमें किसी पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल निकालना है। मान लीजिए कोई पॉइंट है यहां पर, ये पकड़ लेते हैं, चलिए दैट इज द पॉइंट P। अब ये पॉइंट कहां है, इसको यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इसके सेंटर से इसकी दूरी, ये इसको हम बोलते हैं कि ये R दूरी है, ये R दूरी, ये वेक्टर R लिखते हैं बेसिकली। तो दूरी हो गई R, और ये जो R है इस डायपोल मोमेंट से थीटा एंगल बना रहा है। तो इस तरीके से हम इस P को यूनिकली रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब क्लियरली रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये भी एक तरीके, जैसे हम लोग एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x, y देते हैं, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें r और थीटा से फिक्स वैल्यू दी जा सकती है किसी पॉइंट की। तो इस P को हमने बताया कि P कहां है, इसके सेंटर से r दूरी पर, और r डायपोल मोमेंट से थीटा एंगल बना रहा है। अगर हमें इस P पर हमें ये निकालना है कि पोटेंशियल कितना है, तो माइनस Q कितना पोटेंशियल बना रहा है और प्लस Q कितना पोटेंशियल बना रहा है, दोनों को सिंपली जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। यही करने वाले हैं। अब यहां पर मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमको चाहिए होगी, तो मैं यहां इसको डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं, ऐसे ही थोड़ी टेढ़ी बन गई है,
काम चलेगा कि नहीं चलेगा, मन तो नहीं करता एक्सेप्ट करने का, क्योंकि रफ डायग्राम में तो ये टेढ़ी कहो दोबारा भी बन जाए। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए थोड़ी टेढ़ी फिर बनी, लेकिन काम चलाएंगे। और ये एक दूसरी लाइन ये बनी है ना, इस पूरी लाइन को हम कह देते हैं R1 लाइन, मतलब ये AP को, दैट इज AP इज R1 वेक्टर, या इसको केवल इसको R1 कह दो, वेक्टर की जरूरत पड़ेगी नहीं, केवल हम मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। तो ये हमने R1 कह दिया, और इस वाले को हमने कह दिया ये BP को, दैट इज R2, और ये तो R था ही। ये हमारे पास सिचुएशन हो गई। अब मैं करता हूं जो जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहां पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके हम समझाते रहेंगे आपको। तो अब आप बात को आगे बढ़ाते हैं, और यहां पर हमें निकालना है नेट पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P। ये P क्या है? जनरल पॉइंट, कहीं भी हो डायपोल में हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये माइनस क्यू और प्लस क्यू से बनने वाला, तो यहां पर लिख दीजिए V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू से बनने वाला पोटेंशियल। अब वैल्यू रख देते हैं यहां पर, तो ये वैल्यू यहां पर रखी, तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन, ये माइनस क्यू से दूरी कितनी थी? R1, तो यहां पे लिख दोगे R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू से कितनी दूरी थी? ये थी R2, तो यहां पर हमने R2 लिख दिया। अब इसमें से जो कॉमन है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे आगे हमारा काम थोड़ा इजी है। तो यहां पर ले लेते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो बचा क्या? 1/R2 पॉजिटिव वाला पहले लिख लेते हैं, और -1/R1, ये 2 है। अब इसको LCM भी ले लेते हैं, जिससे कि जो अप्रॉक्सीमेशन अभी लेना है हम लेके आपको दिखाते हैं। तो यहां पर चलिए इसी को लिखते हैं, जो V की वैल्यू है वो आ गई Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया R1 माइनस R2 ऊपर LCM लेने के बाद अपॉन R1 इंटू R2। ये हमारा फॉर्मूला बना। अब हमें थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन वाली चर्चा करनी होगी, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए क्या होता है, एक स्टेटमेंट लिख दें फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर अगर ये पॉइंट P काफी दूर है, जो कि नॉर्मली होता है, इसको लिखते हैं तभी अप्रॉक्सीमेशन आप ले पाएंगे। तो इफ द पॉइंट P इज फार अवे फ्रॉम द डायपोल, ये कंडीशन, यानी P पॉइंट अगर दूर है तो फिर क्या हो जाएगा? ये जो थीटा है, क्योंकि ये जो आर्म है ना तीनों, ये P पॉइंट जब बहुत दूर होता है तो ये आर्म आपस में पैरेलल हो जाती है, यानी R1 R2 को लगभग पैरेलल मानते हैं। जैसे सूरज से रोशनी हम तक आती ना, और मेरे बाजू में कोई खड़ा हो तो उस पर भी रोशनी आएगी, तो हम मानते हैं दोनों पैरेलल रेज हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर दूसरे कलर से, कौन सा कलर बचा है इसमें, ये पीला लेते हैं, एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। देखिए ऐसे, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, ये 90 डिग्री पर है परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं C पॉइंट। तो B से AP पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। अब हमने ये बोला था कि ये R1 R2 पैरेलल हैं, तो जब दो पैरेलल लाइन होती हैं और परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो ये वाला टुकड़ा यानी PC अप्रॉक्सीमेटली PB के बराबर हो जाएगा। भाई ये जैसे मान लीजिए पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल, और एक सिरा लगभग एक ही से स्टार्ट है, तो यहां से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो इतना हिस्सा और इतना हिस्सा तो बराबर ही होगा। तो यहां पर PC और PB अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा। उस केस में ये बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? इस पूरे R1 में से ये R2, ये अप्रॉक्सीमेटली R2 के बराबर है यहां से यहां तक, तो ये वैल्यू हो जाएगी R1 माइनस R2। AC की हम बात कर रहे हैं, समझना मेरी बात। तो R1 माइनस R2, और क्योंकि ये पॉइंट काफी दूर था इसलिए जो एंगल थीटा बन रहा है वही एंगल इसका भी थीटा बनेगा। जैसे सूरज की रोशनी हम तक आ रही है, तुम्हारे घर तक आ रही है, तुम्हारे पड़ोसी घर तक आ रही है, सब पे एंगल सेम लेते हैं जो भी एंगल बन रहा है, क्योंकि तीनों रेस को पैरेलल मानते हैं। तो ये एंगल भी थीटा के बराबर है, और कल को जरूरत नहीं पड़ेगी ये एंगल भी आप थीटा के बराबर कह सकते हैं समझाने के लिए। तो ये थीटा एंगल हो गया, और ये टुकड़ा CA R1 माइनस R2 हो गया,
ये क्यों हो गया था? क्योंकि ये R1 R2 लगभग पैरेलल लाइन थी। पैरेलल लाइंस की वजह से जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो CP टुकड़ा इस PB टुकड़े के बराबर हो गया। तो बचा हुआ पार्ट कितना है? पूरे R1 में से ये टुकड़ा जो कि R2 के बराबर है, घटा दिया R1 माइनस R2। बहुत अच्छी बात। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल CAB लिख दीजिए। तो अब ये आप चलिए एक स्टेटमेंट और लिख देते हैं। तो आपको ये मैं समझा चुका हूं कि एंगल CAB ये थीटा के बराबर होगा या अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि P पॉइंट काफी दूर है। दोनों लाइनें, ये तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल मानी जा रही हैं। अब यहां पर मैं cos थीटा वैल्यू, इस ट्रायंगल की बात करिए, इन ट्रायंगल CAB, इसमें अगर मैं ले लूं cos थीटा, तो cos थीटा होता बेस अपॉन हाइपो। तो ये इस ट्रायंगल में देखो तो दैट इज द बेस और दैट इज हाइपो। तो R1 माइनस R2 अपॉन हाइपो इज AB। कोई यहां समस्या नहीं है। अब मैं कलर थोड़ा, चलो अभी व्हाइट चल रहा, थोड़ा और चलाते हैं। अब देखिए R1 माइनस R2 को अगर मैं यहां पे लिखूं तो आप लिख दोगे AB cos थीटा अप्रोक्सीमेटली, AB cos थीटा। और AB क्या चीज है? AB 2A के बराबर है। तो इसको R1 माइनस R2 को अप्रोक्सीमेटली 2A cos थीटा आप लिख देंगे, अप्रोक्सीमेशन के चलते इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी पड़ेगा। दूसरा अप्रोक्सीमेशन यहां क्या होता है? दूसरा अप्रोक्सीमेशन होगा R1 R2 के लिए, एंड R1 इंटू R2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर। क्योंकि ये जो R1 है ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये जो जब P बहुत दूर होगा और डायपोल बहुत छोटा है तो ये हिस्सा R1 और R और R2 लगभग बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा है, P पॉइंट बहुत दूर है। तो R1 इंटू R2 को, R1 को भी R लिख दो, R2 को भी R लिख दो, तो R1 इंटू R2 R इंटू R दैट इज R स्क्वायर। ये R स्क्वायर हो गया, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इस वाली इक्वेशन में, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो मैं इसको मैं बेसिकली 1 कह देता हूं और इसको यहां पर 2 और 3 कहता हूं, जिससे कि लिखने में आसानी हो। ये रहा 2 नंबर और ये रहा इक्वेशन नंबर 3। तो नाउ पुट वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 into 1, यानी इसमें पुट कर रहे हैं। तो इसमें जब आप पुट करोगे तो आ जाएगा V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 जो कि 2A cos थीटा था, तो ये हो गया 2A cos थीटा, और नीचे R1 इंटू R2 जो कि था R स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि 2AQ, ये जो 2A इंटू Q होता है ये P के बराबर होता है, तो इसको P रिप्रेजेंट करा दीजिए। तो यहां पर ये वैल्यू को लिख सकते हो क्या? P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, या जिस तरह से फॉर्मूला लिखते हैं उस फॉर्म में लिख देते हैं तो पढ़ने में आसानी होगी आपको। सही तो लिखा है अभी भी। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तोड़ लेते हैं और इसको लिख देते हैं P, ये 2AQ को मिला के P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये आपने प्रूफ कर दिया फॉर्मूला। कई बुक्स में डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा होता है, तो वो भी यहां पे सिंपली लिख दो, V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर P डॉट R का यूनिट वेक्टर अपॉन R स्क्वायर। ये देखिए यहां पर ये डॉट प्रोडक्ट की बात, अगर वेक्टर में दिया हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर आपको निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसका जो मामला टेढ़ा क्या है, ध्यान जहां देना पड़ेगा, यहां के बाद जो 2 अप्रोक्सीमेशन किए गए हैं, ये क्लैरिटी जो मैंने दी है वो दिमाग में रखेंगे तो ये सरल लगेगा, वरना झंझटिया लगेगा। ठीक है, तो इसको हमेशा आप दिमाग में रखिए और नोट कर लीजिए। तो इसको आप नोट कर लो बच्चों। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, ये द्रोणा आपके लिए कंप्लीट मास्टर क्लास में कोर्स लेके आया हूं। इसके अंदर आपको एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज और सारे एग्जांपल्स मेरे वीडियो फॉर्म में इजी भाषा में सॉल्व किए वो मिलते हैं। यही नहीं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर एमसीक्यूज भी वीडियो फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। 10 इयर्स के पीवाईक्यूज,
तो क्लास 12th के और साथ में टेस्ट भी आपको देने का यहां मौका मिलेगा। नोट्स एंड वर्कशीट यानी कि आपको नोट्स एंड फॉर्मूला शीट हैंड रिटन भी मिलने वाली है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वर्कशीट भी, और लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज दोनों मिलेंगे, और साथ में लाइव क्लासेस तो होंगी जिसका समय यहां पर लिखा हुआ है क्लास 12th की 7:30 बजे शाम को। यानी पूरा पैकेज है तैयार, बस आपको द्रोणा ज्वाइन करके कस के मेहनत कर लेनी है। तो जो बच्चे द्रोणा से हेल्प लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाकर यहां पर द्रोणा लेकर अपना काम बना लीजिए। चलिए वीडियो पे आते हैं वापस। तो बच्चों डेरिवेशन करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। एक थिन स्फेरिकल शेल है, देखिए मैं बनाता हूं, ये थिन स्फेरिकल शेल है यानी फुटबॉल है, खोखला गोला कह लीजिए फुटबॉल, और यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसके ऊपर थोड़े से चार्ज दिखा दीजिए जिससे अंदाजा हो जाए कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसका सेंटर ले लेते हैं O और इसकी रेडियस ले लेते हैं R। अब इससे बनने वाला पोटेंशियल हम निकालेंगे तो किसी पॉइंट P पर निकाल सकते हैं जो इसके सेंटर से R दूरी पर है, और ये जब P यहां पहुंचेगा तो ऑन द सरफेस, और जब ये स्मॉल r अंदर आ जाएगा यानी कैपिटल R से छोटा तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल होगा। तीनों जगह हम पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल से निकालने वाले हैं। तो आइए एक एक करके चलते हैं। ये क्या है स्फेरिकल शेल, ध्यान रखिएगा, स्फेरिकल शेल फुटबॉल समझ लीजिए आप, तो समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो पहला केस लेते हैं, जब ये P पॉइंट आउटसाइड है, व्हेन P इज आउटसाइड, इतने से आप समझ जाएंगे कि बातचीत क्या की जा रही है। और आउटसाइड के कंडीशन में स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी हो जाएगी। भाई ये जो स्मॉल r है ये कैपिटल R से बड़ा होगा तभी तो बाहर जाएगा। अब यहाँ की इंपॉर्टेंट चीज होती है जहां मैं एक लाइन लिख भी दूंगा लेकिन समझा देता हूं। आपने गॉस थ्योरम प्रूफ करते वक्त स्फेरिकल शेल से देखा था कि जब भी स्फेरिकल शेल से आप बाहर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये कैसे एक्ट करता है कि जैसे सारा चार्ज इसके सेंटर पर सेंट्रलाइज्ड हो गया हो। तो अगर सारा चार्ज इसके सेंटर पे सेंट्रलाइज्ड हो गया है तो सिंपली जो हम Q चार्ज यहां पे बाय द वे इसको दिए हैं तो इस यहां पे Q रखा हुआ मान लेंगे और सिंपल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाल देंगे। सिंपल 1/4πε0 Q/R इसका पोटेंशियल हो जाएगा। अब इस बात को मेंशन कर देते हैं जिससे कि आपको भी क्लैरिटी रहे और एग्जामिनेशन में जब आप इस बात को लिखें तो बिल्कुल बात बन जाए। हम लिख दीजिए वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज एज द entire charge is concentrated at the center। आप अपनी भाषा में भी इसके लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल के केस में पूरा इस गोले पर ऐसा एक्ट करते हैं चार्जेस जैसे उसके सेंटर पे आ गए हों। तो अब क्या है, अब आप सिंपली जब सारा चार्ज यही मान लिया है तो पोटेंशियल क्या हो, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ये आउटसाइड द सेल का मामला हो गया फॉर R इज ग्रेटर देन कैपिटल R यानी आउटसाइड। बढ़िया, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब जब ऑन द सरफेस आ जाता है मामला, जैसे कि यहां पर मैं अगला केस लेता हूं यहां पर कि व्हेन P इज ऑन दी सरफेस का मतलब है R बराबर कैपिटल R, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। उस केस में क्या होगा, इसी में स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दीजिए। तो मैं लिख देता हूं, तो V ऑन दी सरफेस, VS मतलब V ऑन दी सरफेस, या V लिख देता हूं अभी 1/4πε0 Q/R। ये फॉर्मूला इसका बन गया। ले देखिए, अब इंटरेस्टिंग बात आएगी जब P इनसाइड आता है, थोड़ा सा देखिएगा। अब तीसरा केस लेते हैं, व्हेन P इज इनसाइड द शेल। इनसाइड द शेल का मतलब है जब R की वैल्यू कैपिटल R से छोटी है। अब यहां पर आप ध्यान रखिए कि जो स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो 0 होता था,
याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगा यहां तो पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं होगा, जो पोटेंशियल सरफेस पर है वही थ्रू आउट द रीजन सेम बना रहेगा। तो यहां पर इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, मैं समझा भी देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द शेल इज जीरो, यानी E इनसाइड ये वैल्यू कितनी थी, जीरो। अब आप जानते हैं एक रिलेशनशिप, उसी का हवाला दे देते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दें तो माइनस dV बाई dr की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। इससे क्या मतलब है कि V कांस्टेंट है। भाई ये किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, एक कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट होने का मतलब कि जो V यहां पर है वही थ्रू आउट, वही V यहां है, वही V यहां है, वही V यहां है, वही है, हर जगह वही V है। तो हेंस जो V की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q/r के बराबर ही रहेगी। और ये कब की कंडीशन है, फॉर R इज लेस देन R के लिए भी, या इनसाइड की बात करें तो हमेशा ये दिमाग में रखिएगा। फिर से कई बार हम बता चुके हैं, फिर से एक बार आपको सामने हम लेके आ रहे हैं कि किसी शेल में, इसके अंदर बात करते हैं, किसी भी शेल में जो यूनिफॉर्मली चार्ज है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है लेकिन V जीरो नहीं होता, V कांस्टेंट होता है और वो जितना सरफेस पे पाया गया है V उतना बना रहता है। ठीक, तो इस पॉइंट को, इस डेरिवेशन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम लोग डेराइव करने वाले हैं, डेरिवेशन करेंगे E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr का रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आइए करते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं कि कोई सोर्स चार्ज है पहले Q प्लस Q जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो अवे हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब यहां पर दो पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि ये मैंने एक पॉइंट लिया A और उसी के काफी करीब, मैं थोड़ा दूर बना रहा हूं, है काफी करीब, ये B पॉइंट ले लेते हैं। AB के बीच में कितनी दूरी है, तो मैं इसको AB को dr वेक्टर से दिखा रहा हूं। दिस dr का मतलब है कि एलिमेंटल गैप है या डिस्टेंस है, यानी A और B काफी करीब हैं। अगर A और B काफी करीब हैं तो हम ये मान सकते हैं कि AB के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्योंकि काफी कम दूरी है। अब आपको ये भी पता है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में बढ़ते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है, अगर सेम दिशा में बढ़ेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो अगर मैं इस A पॉइंट का पोटेंशियल, इस A पॉइंट का पोटेंशियल मैं V मान लूं, तो इस B पॉइंट का पोटेंशियल मैं क्या मान सकता हूं, इससे थोड़ा बड़ा, तो VB को मैं लिख देता हूं V प्लस dV। समझे ना कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में बढ़ते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करता है, तो अगर इसका V है तो इसका V प्लस dV हो गया। और A से B तक हम एक टेस्ट चार्ज को अभी मूव करेंगे और उससे निकलने वाला वर्क डन निकालेंगे और उसी से हम कैलकुलेट करेंगे रिलेशनशिप। आइए देखते हैं आगे की बातचीत। तो अब देखिए, पहले स्टेटमेंट ये लिख दीजिए, जरूरी है लिखना कि A एंड B आर वेरी क्लोज, बहुत पास हैं, क्लोज पॉइंट। और ये आपने डिस्टेंस जो ली है उनके बीच की, वो ली है dr के बराबर। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं, क्योंकि भैया दोनों क्लोज थे इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा दोनों में। तो A एंड B आर सो क्लोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पॉइंट्स या बिटवीन देम रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक, एंड लेट, ये भी जो V और dV माना वो भी लिख देते हैं, लेट V एंड V प्लस dV बी दी
पोटेंशियल्स ऑफ 2 पॉइंट्स, जैसा कि मैंने फोटो या फिगर में आपको दिखाया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम वर्क डन निकालेंगे। जो हम टेस्ट चार्ज को ए से बी ले जाते हैं वर्क डन वाले फॉर्मूले में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, और एक वर्क डन निकालेंगे क्यू इनटू डेल्टा वी से, और दोनों को बराबर करते ही रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां पर अगला कदम हम क्या लिख रहे हैं, करने जा रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जो यहां पर इस टेस्ट चार्ज पे लग रहा है, या हम जो मूव करने के लिए लगाएंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, बहुत ही छोटा चार्ज, विथ एक्सेलरेशन 0, मतलब विदाउट एक्सेलरेशन जैसे हम निकालते हैं, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वैल्यू क्या लिख देंगे, यहां पर कलर बदलते हैं जिससे साफ तौर पे दिखे। हम ये में जो फोर्स लगाना पड़ेगा, वो फोर्स लगाना पड़ेगा माइनस क्यू नॉट इंटू ई, है ना। माइनस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, हम इधर धक्का मार रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो F इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ए। अब हम निकालेंगे वर्क डन। अब यहां पर आ जाइए, तो लिखिए वर्क डन, जो हम ए टू बी, जो क्यू नॉट को ए से बी ले जा रहे हैं, इज वो टोटल वर्क डन कितना आया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू डी आर। एफ की वैल्यू कितनी है, क्यू माइनस क्यू नॉट इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। तो एक वर्क डन ये निकाल लिया, और दूसरा वर्क डन जो फॉर्मूला होता है ना, W इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, उससे निकाल लेंगे। तो यहां पर दूसरा वर्क डन निकालने के लिए मैं लिख देता हूं, ऑल्सो, जो वर्क डन है, ऑल्सो दी वर्क डन फ्रॉम A to B is W is equal to Q into Q naught टेस्ट चार्ज into डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब Q naught VB माइनस VA, और VB माइनस VA कितना, ये भी यहां लिख देता हूं। ये Q naught रहा, VB की वैल्यू लिखी थी V प्लस डेल्टा V dV, और इसकी वैल्यू थी V, ये वैल्यू आ गई Q इंटू dV। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, क्योंकि वर्क डन आप किसी भी मेथड से निकालो आएगा तो सेम ही, तो लिख दीजिए फ्रॉम 1 and 2। तो ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो माइनस क्यू नॉट ई डी आर बराबर क्यू नॉट इंटू डीवी। अब ये क्यू नॉट और क्यू नॉट गया कट, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई बराबर माइनस डीवी अपॉन डी आर। ये आपका यहां पर ये डेरिवेशन प्रूफ हो गया। और जैसा मैंने आपको बताया भी है कि भाई ये dv बाई डी आर को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, और ये माइनस साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में अगर आप आगे बढ़ते हो तो पोटेंशियल ड्रॉप करता है। इतनी सी बात, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसे। तो बच्चों डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट सिस्टम, है ना। और इसकी डेफिनेशन जैसे हमें पढ़ा था, इसका मतलब क्या होता है कि हम उन दो चार्जेस को इंफिनिटी से उन पॉइंट्स तक लाने में, असेंबल करने में जो हम वर्क डन करते हैं, वही पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है। आइए उसी बात को लेके चलेंगे। मान लीजिए हम इंफिनिटी से पहले चार्ज को लेके आते हैं Q1 को ए पॉइंट पर। ये मान लीजिए लेके आए आप Q1 चार्ज, यहां आपने बैठाया, ये ए पॉइंट बोल देते हैं। अब इंफिनिटी से Q1 तक लाने में कितना, ये जो W1 वर्क डन हुआ था, ये वर्क डन कितना है, तो ये बेसिकली 0 है। क्यों? क्योंकि Q1 लाते वक्त कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थी ही नहीं जिसके अगेंस्ट में आपको वर्क डन करना पड़े। इस बात को यहां मेंशन कर दीजिएगा, अगर ये आप एग्जाम में लिखेंगे तो ये लिखना थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो इट टेक्स नो वर्क
टू ब्रिंग द फर्स्ट चार्ज, टू ब्रिंग द Q1 लिख दीजिए या फर्स्ट चार्ज लिख दें तो उससे ये रहेगा पहला चार्ज ला रहे हैं, आपके दिमाग में बात अटी रहेगी। तो ब्रिंग द फर्स्ट चार्ज Q1, चार्ज Q1 because there is no electric field yet to work अगेंस्ट, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं जिसके अगेंस्ट इसका वर्क डन करना पड़े। तो W1 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। बात समझ में आ गई होगी। इसको लाने में कोई खर्चा पानी नहीं लगा। अब आप क्या कर रहे हैं कि यहां पर एक दूसरा पॉइंट है B। अब Q2 चार्ज को आप यहां पर लाने में आपको वर्क डन करना पड़ेगा। इसके बीच का एक डिस्टेंस भी बना देते हैं। ये जो गैप है इसको मैं लिख देता हूं R12। अब जब आप इस Q2 को लेके आएंगे तो Q1 यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा Q2 लाने के लिए। तो Q2 लाने में आपको वर्क डन करना पड़ेगा, तो W2 की हम वैल्यू निकालेंगे। और वर्क डन निकालने में सबसे सही तरीका क्या होता है? Q इंटू डेल्टा V। इससे बनने वाला पोटेंशियल यहां निकाल लो, और क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस तो डेल्टा V वही V आ जाएगा, तो Q2 इंटू V कर दोगे तो वर्क डन इंफिनिटी से B तक का निकल आएगा। सिंपल एज दैट। तो हम पहले B पॉइंट पर इससे बनने वाला पोटेंशियल निकालने वाले हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि पोटेंशियल एट B या Q2 लिख दीजिए, एट B जहां पर Q2 बेस्ड है, ड्यू टू Q1 की वजह से B पॉइंट पर पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12। निकल आया पोटेंशियल भाई, Q1 अपॉन R12 और बाकी फार्मूला। अब जो वर्क डन होता है W2, तो यहां पर मैं लिख देता हूं अब वर्क डन Q2 मूव्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B। तो कितना वर्क डन लगेगा W2 के लिए? वो लगेगा Q2 इंटू V। अब V कितना हो गया यहां पर? 1/4 पाई। ये तो इसमें अगर आप Q2 मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 Q2 आ जाएगा। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ये वर्क डन आ गया। टोटल वर्क डन कितना है? अब यहां पे लिख दीजिए टोटल वर्क डन दोनों चार्जेस का मिलाकर, क्योंकि वही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो टोटल वर्क डन स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी EPE। तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी? W1 प्लस W2 बेटा। अब W1 तो यहाँ 0 था और W2 ऊपर वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। तो यहाँ पर U की वैल्यू क्या हो गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि ये इसको इंटरैक्शन एनर्जी भी बोलते हैं दो चार्जेस के बीच की। मतलब या चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलें या चार्जेस के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, तो मतलब वही इलेक्ट्रोस्टैटिक है, या इंटरैक्शन एनर्जी बोलें, यही चीज है। तो दो चार्जेस के बीच में जो इंटरैक्शन एनर्जी है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 होने वाला है। तो इसको आप अच्छे से यहां पर नोट कर लो बेटा। तो बच्चों हम लोग डेराइव करेंगे कि 3 पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम है, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसका डेरिवेशन। चाहे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलिए, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलिए, चाहे इंटरैक्शन एनर्जी बोलिए, बात एक ही होती है। तो डेफिनेशन से हम ये जानते हैं कि इन तीनों चार्जेस को इंफिनिटी से उन पॉइंट्स तक लाने में यानी असेंबल करने में जितना वर्क डन हम करते हैं वही पूरा सेव हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहां मैं दिखाता हूं कि मान लीजिए हम इंफिनिटी से चार्जेस को लेके आ रहे हैं। जब हम पहला चार्ज लेके आते हैं, मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, जो कि पॉइंट P1 लिख देता हूं। यहां पर आप चार्ज लेके आए Q1,
तो जब आप Q1 लेके आ रहे होते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होता है, इसलिए इसमें लाया गया वर्क डन 0 होता है। तो W1 की वैल्यू यहां पहले ही समझ लीजिए कितनी आने वाली है, 0, है ना। 2 पॉइंट की जो एनर्जी हम लोगों ने 2 पॉइंट सिस्टम के लिए निकाली थी उसमें उसी तरीके से। अब जब आप दूसरा वाला मान लीजिए, ये एक दूसरा पॉइंट यहां लिखता हूं, इसको लिख लीजिए P2। अब दूसरे चार्ज को जब लेके आएंगे यहां पर P2 तक, तब ये Q1 यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जिसकी वजह से आपको वर्क डन करना पड़ता है और चार्ज को लाने में वही सेव होता है। तो दो चार्जेस के बीच की इंटरेक्शन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो यहां पर लग जाएगा, यानी W2 की जो वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस जिसे मैं R12 कह रहा हूं, R12 आ जाएगा। हमें ये भी मालूम है, ये हम 2 पॉइंट सिस्टम के लिए निकाल चुके हैं। अब तीसरे चार्ज का खेल है, तो मान लेते हैं यहां पर उसको थर्ड चार्ज के लिए ये कोई पॉइंट है P3, और यहां पर चार्ज Q3 हम इंफिनिटी से ला रहे हैं, और इसको मैं ऐसे ट्रायंगल बना देता हूं। अब इसको जब या Q3 को आप इंफिनिटी से यहां तक लाएंगे तो ये भी एक पोटेंशियल बना रहा है ड्यू टू Q1, और ड्यू टू Q2 भी पोटेंशियल बना रहा है। तो यहां पर Q3 इंटू टोटल पोटेंशियल एट P3, Q इंटू डेल्टा V या Q इंटू V लगा दोगे तो W3 निकल आएगा। क्योंकि जब इसको लाओगे ना तो इसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा, दो चार्ज हैं। तो इसका सबसे सरल तरीका क्या कि इससे और इससे बनने वाला पोटेंशियल निकाल लीजिए, और Q3 इंटू दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू W3। मैं इसको स्टेटमेंट में लिख देता हूं जिससे क्लैरिटी थोड़ी बढ़ जाए कि जो W3 आएगा वो क्या आएगा, पोटेंशियल एट P3 ड्यू टू Q1 एंड Q2 इंटू याला चार्ज Q3 एंड चार्ज Q3। बात समझे ना। अगर ये आप भाई इन दोनों से बनने वाला पोटेंशियल, तो दोनों बनने वाले पोटेंशियल को जोड़ दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपका कॉमन रहेगा। अब आ जाते हैं इससे बनाओगे तो Q1 अपॉन इस वाली डिस्टेंस को लिख दीजिए R13, और इसको लिख देते हैं R23, तो R13 प्लस इससे बनने वाला पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R23, ये आ गया यहां पर पोटेंशियल, और इनटू चार्ज Q3। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, तो W3 की वैल्यू क्या हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 प्लस R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। अब टोटल वर्क डन निकालेंगे आप, तो यहां पर लिख दीजिए टोटल वर्क डन वही तो सेव हो जाएगा, टोटल वर्क डन जो सेव हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में। तो U की वैल्यू हो जाएगी W1 प्लस W2 प्लस W3। अब यहां पर अगर वैल्यू लिखी जाए, W1 होता 0, W2 यहां से लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो गई। मुझे लगता है इसको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू हो गई बेटा, और इसी में आप ये Q1 Q2 अपॉन R12, और ये वैल्यू और जोड़ दीजिए इसमें, ये वैल्यू हो गई कितनी 1, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्टेप पे लिखना पड़ेगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहा Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ये इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूं। अब इसको पूरा जोड़कर एक फॉर्मूला बना लीजिए, सब में कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी देखिए ये हो गया Q1 Q2 अपॉन R12, और यहां पे आ गया देखिए Q1 Q3 या Q2 लिख दीजिए पहले, तो Q2
Q3, ये वैल्यू हो गई R2 जैसे पेयर बनाते हैं, और ये हो गई Q1 Q3 अपॉन R13। ये देखिए 3 पॉइंट सिस्टम के लिए आपका ये फॉर्मूला आपने यहां पर प्रूव कर दिया है। सिंपल एज दैट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लो यहां। तो बच्चों हम लोग डेराइव करने जा रहे हैं कि एक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और उसको हम जब रोटेट करते हैं θ1 से θ2 एंगल, तो कितना वर्क डन हमको करना पड़ता है। और उसके बाद उसी का एक स्पेशल केस हो जाता है कि अगर डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ना, यही लिखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लीजिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाते हो, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए और इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए। इक्वली स्पेस्ड का मतलब गैप सेम होना चाहिए। ये मान लीजिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक डायपोल रख देता हूं मैं। ये मान लीजिए एक डायपोल रखा हुआ है, ये डायपोल हो गया, थोड़ा मोटा कर देते हैं दिखाई पड़ेगा। और यहां पर ये -q लगा दीजिए और यहां पर आप +q ले लीजिए डायपोल का। और डायपोल की लेंथ कितनी है, 2a के बराबर है, ये मानते रहे। और इसका जो डायपोल मोमेंट है वो माइनस से +q की डायरेक्शन में होता है। तो यहां पर मैं उसको भी हाईलाइट कर देता हूं, जो p का डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है p का, माइनस के +q। ये डायपोल इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाता है। मतलब ये किसके बीच का एंगल है, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक, अब हम आगे की बात करेंगे कि इस सिचुएशन में जब ये डायपोल रखा हुआ है तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है, ये हम जानते हैं। केवल टॉर्क एक्ट करता है, और टॉर्क कितना लगता है वो लिख लेते हैं। यहां पर जो टॉर्क लगेगा उसकी वैल्यू होती है PE sin थीटा, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। तो PE sin थीटा टॉर्क ये एक्सपीरियंस करेगा। अगर हम इस डायपोल को मान लेते हैं θ1 एंगल पर है, θ1 से θ2 रोटेट करते हैं तो वर्क डन कितना होगा, ये बात हम देखते हैं यहां पर। तो आइए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। और इफ स्टेप नंबर 2, इफ डायपोल इज रोटेटेड थ्रू, अभी हम स्मॉल एंगल की बात करेंगे d थीटा, रोटेटेड थ्रू स्मॉल एंगल d थीटा, क्योंकि θ1 से θ2 जब ले जाओगे तो लगातार टॉर्क बदलेगा, क्योंकि थीटा बदलने पे टॉर्क बदलता है। तो सीधे आप वर्क डन नहीं निकाल पाएंगे, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। टॉर्क जब कांस्टेंट होता तब तो लगा देते टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जैसे ही थीटा बदलते हो टॉर्क बदल जाता है, इसलिए इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। इसलिए स्मॉल एंगल d थीटा की बात की है। तो छोटा सा चुन्नी सा वर्क डन कितना आएगा, देन स्मॉल वर्क डन, then small work done is dw is equal to tau into d थीटा, और टाउ का वैल्यू होती है PE sin थीटा। तो PE sin थीटा इंटू डी थीटा, ये स्मॉल वर्क डन आ गया डी थीटा एंगल रोटेट करने पर। अब देखिए, अब आपको तो पूरा θ1 से θ2 निकालना है। तो स्टेप नंबर 3 कि टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। तो θ1 से θ2 एंगल के लिए पूरा डायपोल का वर्क डन कितना आएगा, तो इसी वाले एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ dw, और यहां पे इंटीग्रेट करने गए तो PE sin थीटा इंटू डी थीटा, और θ1 से θ2 हम यहां पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब P और E तो यहाँ पे कांस्टेंट है, डायपोल मोमेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये दोनों इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो ये बचेगा θ1 θ2, और ये रहा साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये वर्क डन हो गया PE, और यहाँ वैल्यू आ गई माइनस कॉस थीटा, और ये रहा θ1 θ2। अब यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो आप वैल्यू रख सकते हैं। अब जैसे पहले रखोगे θ2 तो cos θ2 माइनस में हो जाएगा। तो मैं हमेशा ऐसे लिखता हूं PE
cos θ1 माइनस cos θ2, है ना? समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं कि पहले θ2 रखोगे तो माइनस cos θ2 आ जाएगा, फिर माइनस ये चाहे आप माइनस बाहर ले लो, मैं वैसे ही करूं, नहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं तुम। ये देखिए मैं क्या करता हूं, बाद में चेंज कर दूंगा जिससे समझाने में तकलीफ ना हो। ये माइनस बाहर ले लो तो ये वैल्यू हो गई माइनस PE। अब यहां पर आपने माइनस से बाहर ले लिया तो cos θ2 माइनस cos θ1, एक फॉर्मूला तो ये बन गया, कई किताब में ये फॉर्मूला लिखा होता है। मैं क्या करता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जहां जहां माइनस भगा सको भगाए रहो। तो ये वैल्यू वर्क डन की क्या बन जाएगी, PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये आपका एक प्रूविंग आगे कि θ1 से θ2 तक जब आप घुमाओगे डायपोल को तो इतना वर्क डन करोगे। अब इसी में अगर स्पेशल केस ले लो, या जो हम निकालना चाहते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल जब वो रखा हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो स्टेप नंबर 4 लिख लेते हैं छोटा करके यहां पर, इफ θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू θ। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो तो वही जो वर्क डन कहोगे वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा। तो ये आ गया PE cos 90 डिग्री माइनस cos θ। cos 90 होता है 0, आप जानते ही हैं, तो U की वैल्यू कितनी आ गई माइनस cos θ के साथ, तो माइनस PE cos θ। तो ये क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखिएगा ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है, लेकिन किस रेफरेंस में, जब आप डायपोल मोमेंट को और इलेक्ट्रिक फील्ड को 90 पे रखते हैं, उस समय पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, उसके रेफरेंस में है ये, है ना? तभी हमने θ1 यहां पर 0 ले लिया था, 90 ले लिया है। 90 का मतलब जब ये P और E 90 डिग्री पर होंगे तो इस समय इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, उस कॉन्टेक्स्ट में ये वैल्यू आती है। हमेशा हर चीज के लिए रेफरेंस पॉइंट मालूम होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है जहां से नपाई 0, भाई किसी की डिस्टेंस बताओगे तो 0 पता होगा तो वहीं से तो नापोगे, वरना कैसे गिनती शुरू होगी। हम 1 2 3 बोलते हैं क्योंकि 0 के रेफरेंस में 0 से 1 की दूरी को 1, अब 0 गायब कर देंगे तो कहां से 1 ये कहना मुश्किल है। खैर, इसी फॉर्मूले को कई डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है और उसको आप लिखते हैं माइनस P डॉट E। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको भी, ये डेरिवेशन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम लोग डेरिवेशन करेंगे K और साई के बीच में। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और साई क्या है, इलेक्ट्रिक सबस्टेबिलिटी। इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो मैं यहां लिख देता हूं, K इज इक्वल टू 1 प्लस साई। इसी को हम लोग यहां पर डेराइव करने जा रहे हैं। आइए करते हैं डेरिवेशन। यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक ले लेते हैं हम लोग, ये देखिए डाइलेक्ट्रिक ले लिया। मान लीजिए बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है E0। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप लगाते हैं तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि पोलराइजेशन होता है, यानी कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज चले जाते हैं, एक तरफ निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और निगेटिव इस तरफ। इसे बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो अंदर E0 का इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया था और इस चार्जेस की वजह से, पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से एक पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और ये पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E0 से कम रहता है। ये भी लिख दी, बराबर नहीं हो पाता है, थोड़ा कम रहता है इन डाइलेक्ट्रिक्स। जब अगर आप कंडक्टर ले लेंगे तो कंडक्टर में तो दोनों बराबर हो जाते हैं, इसलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर दोनों बराबर नहीं होते। जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा कम होता है। तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला आप अपने को डाइलेक्ट्रिक के अंदर, वो मिली E0 में से EP घटा दीजिए क्योंकि दोनों की डायरेक्शन यहां पर अलग है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द डाइलेक्ट्रिक। आइए शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन फर्दर। तो यहां आप लिख सकते हैं द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। वो क्या है जो मैंने अभी यहां पर लिखा है, जिसे आप E
इज इक्वल टू ई नॉट, जो ओरिजिनल आपने लगा रखा था, माइनस ईपी। ये थोड़ा सा इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा। अब ईपी में काफी हम बदलाव करते हैं। ये क्या है? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, हमें ये मालूम रहता, मैं लिख देता हूं बट वी नो जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके अंदर वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहां लिख देता हूं सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर मटेरियल के अंदर सिग्मा अपॉन, जैसे कि कैपेसिटर में होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां ये जो सिग्मा पी है, चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यही पोलराइजेशन का मैग्नीट्यूड होता है, यानी पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट कह दीजिए। अगर हम चाहें तो यहां पर केवल मैं मैग्नीट्यूड की बात कर सकता हूं, क्योंकि इधर लिखा हुआ है एक वेक्टर क्वांटिटी, इधर लिखी हुई है एक स्केलर क्वांटिटी। तो मैं क्या करता हूं, आप कंफ्यूज ना हो, अगर आप डिटेल्ड मैनर में भी पढ़ रहे हैं तो ये मैं यहां पर मैग्नीट्यूड सेंस में बात कर लेता हूं, तो आपको एकदम क्लैरिटी मिलती रहेगी। तो ईपी की वैल्यू होती है सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा पी बराबर होता है पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो पोलराइजेशन डेंसिटी होती है, वो इसके बराबर होती है। अगर आपको नहीं मालूम तो P इज इक्वल टू सिग्मा पी होता है, इसको याद कर लीजिए आप। अब इसे कह दो इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ये ईपी की इसमें पुट कर दीजिए। तो यहां लिख दीजिए पुट वैल्यू ऑफ ईपी इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, E इज इक्वल टू ई नॉट। ये E का मतलब ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसी को ई नेट आप कह रहे हैं, या इसी को मैं E कह देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना आए। ठीक, तो ये E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, ईपी की जगह हो गया P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर जो सबस्टेबिलिटी की डेफिनेशन रहती है वो क्या होती है, उससे वैल्यू यहां फीड करेंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं आपके लिए फॉर्मूला। सबस्टेबिलिटी जो रहता है वो रहता है साई इज इक्वल टू पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। ये फॉर्मूला होता है साई का। अब यहां से अगर आप पी की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा साई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, और इस वैल्यू को पी की जगह पुट कर दीजिए, है ना। ये फॉर्मूला होता है साई इज इक्वल टू पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। तो पी निकलेगा तो साई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, और इस पी की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए। जब ये वैल्यू आप डाल देंगे तो ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस पी की जगह हो गया साई एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू यहां पर मिली। अभी इसे एप्सिलॉन नॉट को यहां पर काट देते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो गई, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस साई इंटू ई। अब पूरी इक्वेशन को आप E से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कर देंगे इसे तो ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा ई नॉट अपॉन ई, और ये आ जाएगा साई। अब ये ई नॉट अपॉन ई क्या होता है, यही तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, बट वी नो, ऐसे करके लिख लीजिए, बट वी नो ये जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ई नॉट अपॉन ई, यही बाय डेफिनेशन होता है। इसकी जगह ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, और ये हमारे हाथ में क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू के माइनस साई, और फिर के लिखो तो लिख दोगे 1 प्लस साई, और ये प्रूव हो गया। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसमें तिकड़म है। अगर आपने पहले एक बार प्रूविंग नहीं की है तो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कई बच्चों को ये शायद ना मालूम हो कि सिग्मा पी बराबर पी होता है। दूसरा, ये डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए जिससे आप पी की वैल्यू को रिप्लेस करते हो, और फिर तो आप कर ही लोगे। तो खैर ये इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशनशिप के इज इक्वल टू के क्या होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 तो 1 है ही है, और साई है इलेक्ट्रिक सबस्टेबिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, उसका डेरिवेशन भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से नोट कर लो बेटा। तो बच्चों हम लोग डेरिवेशन करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्मूले की, जो कि होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। आइए देखते हैं। तो ये मान लीजिए कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम प्लस सिग्मा कह देते हैं, इस पे माइनस सिग्मा कह देते हैं। कुछ कलर बदल लेते हैं जिससे कि क्लैरिटी बनी रहे। और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस से माइनस की तरफ होगा, और इसकी वैल्यू होती है E इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसके बीच का जो सेपरेशन है वो D है,
और इसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है प्लेट्स का वो आपका ए है। ये सिचुएशन है। अगर आप इसके पैरामीटर लिखना चाहो, जैसे लेट वेट करके लिखते हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं लेट ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट, इस प्लेट का एरिया, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स, और प्लस माइनस सिग्मा क्या है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटीज, ठीक, और प्लस माइनस क्यू क्या है, इस पे पाया जाने वाला चार्ज, जो कि बराबर हो जाएगा प्लस माइनस सिग्मा ए के, क्योंकि जो सिग्मा होता है वो एक यूनिट सरफेस एरिया पे पाया जाने वाला चार्ज है, तो ए एरिया पर कितना पाया जाएगा, सिग्मा है, दैट इज द टोटल चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, तो ये हो गया टोटल चार्ज ऑन द प्लेट्स। तो जगह कम है इसलिए मैं टोटल चार्ज ही लिख देता हूं। तो ये इसके पैरामीटर हो गए जो आप यहां पर पकड़ पाए। अब देखिए इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो स्टेप नंबर 2, ये आपको ये मालूम है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, फिर भी थोड़ा बता देते हैं। ये पहली प्लेट अगर हम मान लें उसको दूसरी, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पहले का ऐसे आएगा अवे, और माइनस की तरफ टूवर्ड्स होता है, तो ये भी E2 भी इधर हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो जो E होता है वो E1 प्लस E2 आ गया, और E1 की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों एक ही डायरेक्शन में इसलिए जोड़ दिए, तो इसकी नेट वैल्यू क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू क्या रही, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। अब इन दोनों के बीच में वोल्टेज क्या रहेगा वो बात करते हैं। तो लिख दीजिए वोल्टेज बिटवीन, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, और ये किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सेपरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ये फॉर्मूला होता है जिसे आप V इज इक्वल टू ई डी के नाम से जानते हैं। तो यहां पर लिख दीजिए V इज इक्वल टू ई इंटू डी, ये वोल्टेज है इन दोनों प्लेटों के बीच का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, D है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकाले हुए हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या रही, V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये वोल्टेज आ गया। अब कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या होती है उस पे आ जाते हैं। तो नंबर चौथा स्टेप, जो C की वैल्यू बाय डेफिनेशन होती है वो होती Q अपॉन V, ये हम जानते ही हैं। Q की जगह वैल्यू रख दोगे सिग्मा इंटू ए, ये रहा सिग्मा इंटू ए, और V क्या रहा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब सिग्मा सिग्मा कट गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो वैल्यू आ गई C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये आपका डेरिवेशन आंसर लिख दीजिए या प्रूव्ड लिख लीजिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं। ये प्रूव्ड हो गया। तो ये विदाउट डायलेक्ट्रिक होता है, विद डायलेक्ट्रिक आपके इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो खैर एनीवे, ये आप यहां पर ये कैसे प्रूव करेंगे, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, उसकी प्रूविंग इस तरह होगी, और ये आती है, सरल बहुत है, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लीजिए यहां। तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए जो फॉर्मूला निकलता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, उसका डेरिवेशन करेंगे। तो हम लोग 3 कैपेसिटर आपको बना देता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हुए। ये 3 कैपेसिटर हो गए, और यहां पर इनको एक बैटरी की सप्लाई कर दीजिए वोल्टेज की, ये V हो गया, और बाकी कलर थोड़ा बदल लेते हैं जिससे क्लैरिटी बनी रहे। तो आप जानते हैं जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो जितना चार्ज यहां से निकलता है वही सारी प्लेटों के बीच होता है, यानी इस पे प्लस क्यू होगा और इस पर माइनस क्यू होगा। सेम चार्ज यहां मिलेगा आपको, प्लस क्यू, और यहां पर आ गया माइनस क्यू। अगेन ये आप ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा वैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सभी कैपेसिटर पर सेम रहता है, वोल्टेज डिफर होता है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं
तो इसका जो कैपेसिटेंस आप मान लीजिए C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है, और वोल्टेज इसके अक्रॉस, इसमें V1, इसका V2 और इसका V3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस सब पे सेम होते हैं, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होते हैं। अब यहां पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कैपेसिटर्स, ये पकड़िए। तो अब आप फॉर्मूला जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, या Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो V1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, Q1 अपॉन, Q1 का मतलब सब पे Q है तो Q1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल Q मेंशन कर दीजिए। तो ये हो गई Q अपॉन C1। दूसरे का हो गया Q अपॉन C2, और इसी तरह तीसरे का हो गया Q अपॉन C3। ठीक, अब यहां पर तीनों वोल्टेज को आप जोड़ मारिए फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 की वैल्यू V के बराबर होती है। तो ये V की वैल्यू हो गई V1 प्लस V2 प्लस V3, और V1 की वैल्यू आपने डाली Q अपॉन C1, V2 की डाली Q अपॉन C2 और इसकी डाली Q अपॉन C3। अब इस वाली इक्वेशन में Q से डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू क्या बन गई, V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस इक्वेशन को हमने Q से डिवाइड कर दिया। अब देखिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या रहा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, मतलब इस पूरे सर्किट को किसके इक्विवेलेंट, किस कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट माने, तो पूरे सर्किट का वोल्टेज हैवी है ना, और चार्ज है Q, तो हम यहां पर लिख सकते हैं C सीरीज या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Q अपॉन V। पूरा V है देखिए सर्किट के लिए, Q चार्ज है, तो Q अपॉन V क्या हो गया, पूरे सर्किट के लिए कैपेसिटेंस। अब इस Q बाई V को यहां पुट कर दीजिए आप, तो यहां पर मैंने इस वाली वैल्यू को इसमें डाल दिया, तो ये वैल्यू, ये देखिए इसकी उल्टी है वैल्यू, ध्यान से देखिएगा ना, ये Q बाई V है, V अपॉन Q, तो यहां 1 अपॉन CS आ जाएगा, और 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और ये आपने देखिए फॉर्मूला प्रूफ कर दिया। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ध्यान रखिएगा, ये इसका ये उल्टा है, तो 1 अपॉन CS इसीलिए लिखा है कि Q अपॉन V डालोगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से प्रूफ करते हैं, बहुत ही सरल, लेकिन एग्जाम में आता है, इसलिए आपको क्लैरिटी से आना चाहिए। बीच में एक लाइन खींच दीजिए जिससे क्लैरिटी बनी रहे। चलिए इसको अच्छे से नोट करिए बच्चों। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो जो फॉर्मूला निकलता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, वो हम डेराइव करने जा रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कुछ 3 कैपेसिटर्स का बना देते हैं, एक, और ये रहा बेटा 2, और ये रहा 3। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबके जो प्लेट्स होती हैं पॉजिटिव, वो एक जगह कनेक्टेड होती हैं, ये पॉजिटिव प्लेट ले लेते हैं, और जो निगेटिव प्लेट होती हैं वो एक जगह कनेक्टेड होती हैं। इन तीनों को एक जगह कनेक्शन में दे दीजिए, और यहां पर एक बैटरी लगा दीजिए। इस बैटरी का जो कलर थोड़ा बदलते हैं, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो V है। अब यहां से जब Q चार्ज आपका चलेगा ना सर्किट में, तो इन तीनों में आके चार्जेस डिवाइड हो जाते हैं। तो यहां पर आपको चार्ज जाता है Q1, यहां Q2 और यहां Q3। तो इस प्लेट पे मिलेगा Q1 चार्ज, प्लस का Q1, इधर मिलेगा माइनस Q1, इसी तरह इधर प्लस Q2 और ये Q2 माइनस, और इधर मिलेगा Q3 और ये माइनस Q3। ठीक, प्लेट्स पे डिफरेंट चार्ज, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है तो प्लेट्स पर डिफरेंट चार्जेस आते हैं। अब इसका मान लीजिए कैपेसिटेंस जो है उसका भी कलर थोड़ा सा बदलते हैं। इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए इस वाले का C1 है, इसका C2 है और इसका C3 है। एक इंटरेस्टिंग बात याद रखिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो वोल्टेज सिस्टम का होता है या बैटरी का, वही सबका वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज इसका भी V होगा, वोल्टेज इसका भी V होगा, और वोल्टेज इसका भी V होगा। ये पैरामीटर्स हो गए, ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया जो आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। अब हम कैपेसिटर्स के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो फॉर कैपेसिटर्स
कैपेसिटर्स। अगर मैं बात करूं चार्जेस की तो पहला आ गया Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू वी, दूसरा आ गया Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू वी, और तीसरा आ गया Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू वी। भाई C1 C2 C3 अलग थे, V सबका सेम था, तो Q1 Q2 Q3 हमने लिख दिया है पर। अब ये देखिए टोटल चार्ज की कहानी। टोटल चार्ज कितना था Q, और Q का ही Q1 Q2 Q3 निकले हैं, तो दैट इज Q1 Q2 और ये रहा Q3। अब Q1 Q2 Q3 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो C1V प्लस C2V प्लस C3 इंटू V। अब हम बात करते हैं कि इस पूरे सर्किट का अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो इक्विवेलेंट या इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, तो वो सर्किट को हम मान लेते हैं उसको CP, पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात है, तो CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल। अभी CP की वैल्यू नहीं लिखते, CP को इंक्लूड कर लेंगे, चार्जेस के टर्म में लिख लेते हैं। तो ये पूरे सिस्टम के लिए टोटल चार्ज Q था, तो ये लिखा हमने Q, और CP और टोटल वोल्टेज V था, तो Q इज इक्वल टू CP इंटू V। अब इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे, तो अभी रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसकी जगह आपने डाला CP इंटू V बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। अभी देखिए ये V है, ये कट जाएगा यहां से, तो वैल्यू रही CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आप यहां प्रूव कर लेंगे, तो इसको भी नोट कर लीजिए, भी एग्जामिनेशन में आता है काफी, और बीच में एक लाइन खींच दीजिए जिससे क्लैरिटी थोड़ी बनी रहे, तो नोट कर लो यहां पर। तो बच्चों हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे या डेरिवेशन करेंगे पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक के लिए। आइए देखते हैं और डायग्राम बनाते हैं पहले कैपेसिटर का। तो एक कैपेसिटर ले लेते हैं, ये मान लीजिए एक कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर का जो एरिया है प्लेट्स का वो A है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट जो है वो D है, ये पैरामीटर दिया हुआ है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर वो E0 कह देते हैं। E0 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अभी डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला है तब थी। अब इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं आप, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और फुली फील्ड नहीं करते हैं, पार्शियली फील्ड, तो ये डाइलेक्ट्रिक कुछ इस प्रकार का आप डालते हैं। अभी डाइलेक्ट्रिक आपने K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हिसाब से डाला और पूरा नहीं भरा, एरिया तो वही है लेकिन जो चौड़ाई है वो T है इसकी, ये इसको T ले लो, और T यहां पर D से छोटा है, उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, बराबर जरूर हो सकता है, जब बराबर होगा तो फुली फील्ड हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक है लेकिन पूरा नहीं भरा हुआ है ये यहां पर। अब देखिए अब कुछ बातें लिखेंगे और इसका फॉर्मूला बड़े प्रेम से निकल आएगा। तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस। इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब है जहां पर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो यहां पर तो डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो वहां तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो पहले थी E0, और E0 की वैल्यू क्या होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को क्या लिख सकते हो Q अपॉन A। सिग्मा होता है टोटल चार्ज अपॉन एरिया, ये Q का मतलब इस प्लेट पे पाए जाने वाला चार्ज, तो टोटल पर यूनिट एरिया जो चार्ज होता है उसे सिग्मा बोलते हो, तो सिग्मा को लिख सकते हो Q अपॉन A। ये देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने खाली स्पेस की तो निकाल ली, इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो K टाइम्स कम हो जाती है, तो यहां की जो E नेट होगी वो हो जाती है E0 अपॉन K डाइलेक्ट्रिक की वजह से, तो जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E0 अपॉन K है। तो ये इस बात को भी मेंशन कर लीजिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक, इन द डाइलेक्ट्रिक वो हो जाएगी E इज इक्वल टू E0 अपॉन K। ये इसके अंदर ये हो गई, और फ्री स्पेस में यहां पर जो थी वो
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट है। अब इन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से बनाएंगे। हम जानते हैं V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है। आइए उसको करते हैं। तो यहां पर मैं एक लाइन खींच देता हूं ऐसे, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी बढ़ जाने की संभावना बनी रहती है। अब यहां पर आ जाइए, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, ये जो प्लेट्स हैं ये और ये, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं V लिख देता हूं, तो V इज इक्वल टू ई डी होता है ना, तो ये फ्री स्पेस जो है वो कितना है, D माइनस टी। भाई T में डायलेक्ट्रिक भरा है तो खाली स्थान कितना है, D माइनस टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डी माइनस टी, खाली स्थान और खाली स्थान में रहने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर डायलेक्ट्रिक का, तो डायलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड था E नॉट अपॉन के, और चौड़ाई कितनी है डायलेक्ट्रिक की, इंटू टी। ये टोटल इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायलेक्ट्रिक है, वो इसमें यहां रखा हो या साइड में आप चिपका दें इस प्लेट से या इधर चिपका दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये जो डायलेक्ट्रिक डाला है पार्शियली फील्ड, इसको इसके बीच में कहीं भी खिसका दें, थोड़ा इधर खिसका दें या प्लेट से चिपका दें, या राइट साइड खिसका दें या राइट साइड प्लेट से चिपका दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही फॉर्मूला होगा। तो ऐसा नहीं समझना कि डायलेक्ट्रिक बीचों बीच डला है, कहीं डला हो, है ना, लेकिन एरिया सेम हो, विड्थ में केवल फर्क हो। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप पकड़ पाए। अब यहां पर इसमें देखिए कांस्टेंट निकाल, जो कॉमन है निकाली, ई नॉट कॉमन है, तो हमने लिखा V इज इक्वल टू ई नॉट ले लिया कॉमन, तो ये बचा T माइनस डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो था E नॉट, इसकी जगह Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट पुट कर दो, काटने में आसानी रहेगी। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब हम डेफिनेशन जानते हैं जो होती है कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। अब यहां पे वैल्यू रख दीजिए, C रखा और Q अपॉन V, Q नीचे V ले लोगे तो A एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा, देखिए यहां से ये Q है ना, V नीचे ले लो, इसको पूरा ऊपर भेज दो, तो C की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट A ऊपर, और ये नीचे पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, तो D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया पार्शियली फील्ड डायलेक्ट्रिक के लिए, और ये प्रूव्ड हो गया आपका। तो ये डेरिवेशन है। कई लोग क्या करते हैं, कई टीचर्स, कि इसको C1 प्लस ये सीरीज कॉम्बिनेशन मानकर, मैं क्या बोल रहा हूं आपको बताऊं, नहीं तो आप शायद पूरी बात समझ ना पाओ। देखिए क्या होता है ना कि कई टीचर्स क्या करते हैं कि ये जैसे डायलेक्ट्रिक के डाल रखा है, ये फ्री स्पेस है, तो इसको इस C1 मान लेते हैं और इस वैक्यूम वालों को C2 मान लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C1 प्लस 1/C2 लगा के निकाल देते हैं। वो भी ठीक है, लेकिन बोर्ड में यही कीजिएगा आप, है ना, इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है और ये ज्यादा एक्सेप्टेबल वैल्यू है। तो गलत ये भी नहीं है, लेकिन समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं। यहां पर अगर आप डायलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो ये कैपेसिटेंस आप कैपेसिटर मान सकते हो उस डायलेक्ट्रिक के साथ C1, और ये वैक्यूम या एयर के साथ T2, और दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के आप निकाल दीजिए। लेकिन अगर पार्शियल फील्ड डायलेक्ट्रिक का मामला आए तो ये डेरिवेशन ज्यादा पुख्ता और शानदार है, इसी को आप एग्जामिनेशन में करिएगा, तो इसको आप नोट कर लें अच्छे से। बच्चों पूरा चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया। आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 95% लाना चाहते हैं तो द्रोणा कोर्स आपके लिए रेडीमेड तैयार है, और इसके अंदर हम एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के जितने क्वेश्चन है सब मैंने इजी भाषा में आपके लिए सॉल्व किए हैं, वीडियो फॉर्मेट में मिलते हैं। यही नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे, और साथ में 10 साल के पीवाईक्यूज को मैंने
कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आपको दिया है, टेस्ट भी देने का मौका मिलेगा। नोट्स, फॉर्मूला शीट और चैप्टर वाइज नोट्स हैंड रिटन है, जिससे आप तेजी से रिवीजन कर सकिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने वर्कशीट भी आपके लिए बनाई है। यही नहीं, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलती हैं। लाइव की टाइमिंग्स क्लास 12 की 7:30 बजे यानी 7:30 PM से है। तो जो बच्चे 95% लाने के लिए सीरियस हैं, द्रोणा से आप मदद ले सकते हैं। और जो द्रोणा लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और यहां से द्रोणा लेकर मेरे साथ जुड़ जाइए। ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करिएगा क्या आपको अच्छा लगा, क्या एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है जिससे मैं आपकी और ज्यादा मदद कर सकूं। मिलते हैं द्रोणा की क्लास में। ऑल द बेस्ट।